तो दोस्तों, दिस इज साशी और तुम्हारा उसोगी वॉल्यूम 4 पार्ट 2 में स्वागत है। और आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 35, 36 एंड 37, मतलब कि 3 चैप्टर। और आज से एक नई आर्क शुरू होने वाली है, इसका नाम है टेररिस्ट ऑफ द अबैंडन्ड माइन आर्क। और मैंने सोचा है कि अब मैं हर फ्राइडे उसोगी का एक नया पार्ट लाऊंगा। खैर देखते हैं ये मैं कर पाऊंगा या नहीं। फिलहाल तो शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने इसके पीछे के पार्ट्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा जहां से आप देख सकते हो। तो अब शुरू करते हैं आज की कहानी, लेकिन उससे पहले रिकैप। तो पिछले पार्ट में मार्को और क्रिस ली के बीच फाइट हो गई थी, जिसके अंदर मार्को पहले तो हार रहा था, बट देन वो ली को ओवरपावर कर देता है। बट लेटर वो हारने लगता है, क्योंकि वो तो बस जीतने के लिए लड़ रहा था, लेकिन ली मार्को को जान से मारने के लिए लड़ रहा था, जिसकी वजह से मार्को हार जाता है। सब कुछ नोवामी के कंट्रोल में था, लेकिन उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने मार्को को एक खाली इंजेक्शन लगा दिया। एंड तुम्हें पता है, ऐसा करने पे मार्को रोदमू के अंदर बदल जाता है। उसके बाद रोदमू नोवामी और काकरू मेंबर्स प्लस क्रिस ली की फाड़ के रख देता है। नोवामी सोचता है कि वो गन वगैरह का यूज करके सिचुएशन को कंट्रोल कर लेगा, बट किसी के पास गन था ही नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पे हमारा जीनियस मादरामे बाकू पहुंच चुका था, जो अब सिचुएशन को पूरी तरह से अपने हाथ में ले लेता है। एंड अब देखते हैं आगे क्या होगा। चैप्टर 35, रेवोल्यूशनरिस्ट अपीयर्स। नोवामी समझ जाता है कि ये बंदा उसोगी है, एंड उसोगी भी उसको हाय हेलो कहता है, साथ में थोड़ी बेइज्जती भी करता है। नोवामी भी सोचता है कि क्या उसोगी ने ये सब प्लान किया था ताकि मैं ऐसे सिचुएशन में फंस जाऊं। उसोगी काकुरू के मेंबर्स को सब कुछ रोकने के लिए कहता है, पर वो कहता है कि तुम लोग चाहो तो नोवामी से पूछ सकते हो कि क्या करना है, लेकिन अगर अपनी जान की परवाह है तो चले जाओ, बाद में रोना मत। इतने में काजी देख लेता है कि बाकू इधर आ गया है। अब नोवामी को भी समझ में आ गया है कि उसोगी का क्या प्लान है। वैसे उसोगी यहाँ पे काजी के फोन का जीपीएस ट्रैक करके पहुंचा था। उसे पहले से अंदाजा था कि काजी यहाँ रेफरी को बुलाएगा, और उसे ये भी पता था कि अगर नोवामी यहाँ आया तो वो क्या कर सकता है। खासकर जब इस बिल्डिंग के पास उसने कुछ काकरू के लोगों को देखा, तब वो कंफर्म हो गया कि काजी इधर ही होगा। उसोगी नोवामी से कहता है कि उसे कुछ चीजें अरेंज चाहिए। इसके बाद हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं, लेकिन इस बार नोवामी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ नोवामी किसी बंदे से बात कर रहा होता है। एंड ये क्या बंदा यार एक रूबिक्स क्यूब एक हाथ से सॉल्व कर रहा है। यार ये बंदा नोवामी को बताता है कि 2 साल पहले सादाकुनी इकी नाम का एक रिवोल्यूशनिस्ट एक मेंबर बन गया था। एंड नोवामी ने इसके बारे में कुछ बातें सुनी है पहले से, जैसे कि वो नॉर्थ पहुंच के कई सारे एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया था। सामने वाला बंदा कहता है कि सादाकुनी को आज के टाइम पे सब एक टेररिस्ट मानते हैं, जो अपने पॉलिटिकल गोल्स के लिए वायलेंस का सहारा लेता है। मतलब उसका बिहेवियर एकदम, नोवामी कहता है, जानवरों जैसा है। वो बंदा कहता है ना, उसका बिहेवियर एकदम इंसानों जैसा है। उसे किसी और चीज से कोई मतलब नहीं है, उसका बस एक ही एम है, पैसा। सो बेसिकली उसका गोल है गैम्बलिंग को खत्म करना और स्टॉक मार्केट को डिस्ट्रॉय कर देना। एंड जो भी उसके आगे खड़े होता है वो हारता ही है। और रेफरीज तक उसकी जीत का सीक्रेट नहीं जान पाए। ये बंदा बताता है कि सादाकुनी को गैम्बलिंग में कोई नहीं हरा पाया, लेकिन नोवामी, अगर तुम्हें कोई काबिल गैम्बलर मिले तो मौका जाने मत देना। अभी प्रेजेंट में इधर नोवामी उसोगी से कहता है कि भाई देख, मेरी बेइज्जती मत कर, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मुझे एक ऐसा गैम्बल देखना है जिसमें विजडम और वायलेंस दोनों का इस्तेमाल हो। एक ऐसा गैम्बल जिसे देख के मेरा दिल खुश हो जाए। तो अब तुम समझ रहे होगे यहाँ पे वो क्या करना चाह रहा है। एंड उसोगी को पता चल जाता है कि ये बुड्ढा कुछ तो प्लान कर रहा है, लेकिन नोवामी कहता है कि तेरे सामने मैं क्या प्लान कर सकता हूँ रे। दोनों ही कुछ तो खतरनाक सोच रहे हैं। फिर इसके बाद सामेमारू की आंख खुलती है। हाँ, वही सामेमारू, पिछले आर्क वाला। एंड ही रियलाइजेस कि वो जिंदा बच गया है। फिर हम देखते हैं बहुत सारा पैसा एक टेबल पे रखा होता है। एक्चुअली ये पैसा नहीं, शायद चिप्स है। और आगे बैठा होता है सादाकुनी इक्की, जो खेल रहा होता है। वैसे जब मैं बोलूं खेल रहा है, उसका मतलब है गैम्बल कर रहा है। खेलने का मतलब क्रिकेट फुटबॉल वगैरह मत समझ लेना। सादाकुनी कसिनो क्लारा, बेसिकली एक कसिनो हाउस में खेल रहा होता है। उसके बाद वो चले जाता है। फिर उसके बाद ये लड़की आती है, एंड शायद हम इसको पहले से जानते हैं। क्या नाम था इसका? शायद से रानको कुरामा था। यहाँ के लोग रानको को बताते हैं कि मैम, एक मिस्टीरियस बंदा आया था जिसने हमें हरा के हमसे 50 मिलियन छीन लिए। रानको कहती है कि मुझे भी थोड़ा खेलना चाहिए, एंड शायद से ये ओनर है यहाँ की। फिलहाल ये देखो भाई, हरामी को 50 मिलियन लेके कट लिया ये तो। चैप्टर 36, वुमेन्स इंट्यूशन। रानको पूछते हैं कि आखिर कौन है वो मिस्टीरियस बंदा। एंड इसके अगले पैनल में लिखा हुआ है कि कुरामा रानको कुरामा ग्रुप के मेंबर और कसिनो क्लारा की ओनर है। मतलब हमने सही सोचा था। उसके आदमी बताता है कि वो बंदा कोई रेगुलर कस्टमर नहीं था, लेकिन उसके साथ कुछ रेगुलर कस्टमर्स थे, तो हमने उसे भी अंदर आने दिया। लेकिन वो रेगुलर कस्टमर्स कुछ देर में ही चले गए। रानको टीवी पे कुछ देखती है, और टीवी पे जो बंदा दिखाई देता है वो और कोई नहीं, सादाकुनी इक्की होता है। उसे देखते रानको काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। टीवी पे उसके अलावा कुछ और लोग थे, और जब रानको ध्यान से देखती है तो उसे पता चलता है कि उसके साथ 4 और लोग दिख रहे हैं। एंड रानको के हिसाब से काफी डिफिकल्ट केस है। इसके कई अफवाहें फैली हैं। ये सब पहले भी 5 बार हो चुका था, जहां काकरू मेंबर्स के लग गए थे। रानको के हिसाब से वो अब ज्यादा सेफ नहीं है। वो अपने एक आदमी से कहती है, लियो
मेरे हिसाब से तुमने अब नोटिस कर लिया होगा वो चीज, है ना? वैसे क्या वक्त आने पे तुम उससे लड़ पाओगे? लियो कहता है कि अगर उनके पास कोई हथियार ना हो तो उन्हें हराने के हाफ चांसेस है, और अगर हुआ तो हम उन्हें नहीं हरा पाएंगे। रानको कहते हैं कि हमारे पास अभी तो कोई हथियार नहीं है, लेकिन हम हथियार स्टोर भी नहीं करते, तो हमारे पास हथियार है ही नहीं। वैसे कहा जाता है कि जब ओपोनेंट के इंटेंशंस ना पता हो तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर वो लोग एक गैम्बल में हिस्सा ले जिसको काकरू मॉनिटर करे तो काम बन सकता है, लेकिन वो लोग भी हरामी है, गैम्बल से पहले वायलेंस यूज करने लगेंगे। और रानको को नहीं पता था कि सादोकुनी के क्या इंटेंशंस है। सो दिस मैन इज डेंजरस अकॉर्डिंग टू रानको। रानको आगे आने वाले बैटल के लिए रेडी है। वो कहती है कि सादाकुनी उसे अंडर एस्टिमेट कर रहा है और अब वो सादाकुनी को ओपन चैलेंज कर दी है। इधर सादाकुनी बैठा था, उसके सामने बहुत सारे कैसीनो चिप्स लगे थे जो कि शायद उसके ही है। उसे एक कॉल आता है, वो कॉल उठाता है और बात करते हुए थोड़ा स्माइल भी करता है। फिर वो अपने एक आदमी से कहता है कि सारे चिप्स को पैसे के बदले एक्सचेंज करवा लो। फिर सादाकुनी बाहर आ जाता है और वो सिटी में ऐसे ही घूम रहा था। उसके आदमी उससे पूछते हैं कि सादाकुनी अचानक से उस कैसीनो से क्यों बाहर आ गया। सादाकुनी के हिसाब से वो लोग ऐसे सिचुएशन में आने वाले हैं जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। वो थोड़ा बहुत रानको के बारे में भी बात करता है, जैसे कि वो लड़की काफी होशियार है। आगे वो कहता है कि अगर हमने उनका इनविटेशन, हमें बताया नहीं जाता किन का, एक्सेप्ट कर लिया वो भी बिना किसी प्लान के, तो वो हमें खत्म कर देगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे पास प्लानिंग के लिए अभी काफी वक्त है। सादाकुनी को लगता है कि पहला मूव वो लोग करेंगे, वही लोग जिन्होंने इनविटेशन दिया है इनको। और वैसे भी सादाकुनी ने सब कुछ शुरू से प्लान कर रखा है। कुछ टाइम पहले काकरू ने सादाकुनी को किसी बंदे के बारे में बताया था, एंड ये शायद वही है जिसने सादाकुनी को इनवाइट किया है। सादाकुनी के हिसाब से वो बंदा या तो गवार है या फिर खतरों का खिलाड़ी, क्योंकि सादाकुनी को खेलने के लिए चैलेंज करना किसी नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है। फिर हम एक बिल्डिंग को देखते हैं, इसके अंदर हमारे लौंडे बैठे हैं। पाकू मार्को को खाना खिला रहा होता है, एंड अभी काजी बागू के ऊपर थोड़ा शक कर रहा है क्योंकि शायद वो नोवामी के बातों से थोड़ा इन्फ्लुएंस हो गया था। बागू कहता है कि मुझे पता है कि मैंने तुम्हें सारे पैसे उड़ाने कहा था, तुमने वहां जाके काकरू को भी इसमें इन्वॉल्व कर दिया और अपने सारे पैसे वापस ले लिए। बागू इस चीज पे काजी को अप्रिशिएट करता है, लेकिन काजी अभी भी अपने ही ख्यालों में खोया था। वो सोचता है कि वो बागू से अपनी पूरी जिंदगी भर दूर नहीं जा पाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है सादाकुनी पे, जो फाइनली रिवील करता है कि आखिर वो कौन है जिसने उसे इन्वाइट किया था, एंड दैट्स आवर मैन उसोगी। और सादाकुनी का प्लान है कि वो उसोगी को टेक डाउन करेगा और फिर सारे गैम्बलर्स को, और आखिर में काकरू के भी साथ वही होगा और चैप्टर खत्म। आगे बढ़ने से पहले तुम्हें पता है, लाइक करो, शेयर करो और सबसे ज्यादा जरूरी सब्सक्राइब करो। अगर मुझसे खुल के बातचीत करनी है तो मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करो, वहां मैं बहुत ज्यादा एक्टिव रहता हूँ, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैप्टर 37 प्रीशियस लाइफ इज। हम एक बिल्डिंग को देखते हैं, इसके अंदर जो बंदा बैठा था वो अभी तोरो खा रहा था। तोरो बेसिकली ट्यूना फिश का मीट होता है, एंड ये फूड जापानीज कुजीन का एक पार्ट है। ये कुछ ज्यादा ही तोरो खा रहा है, तो अब हम इसको तोरो बुलाने वाले हैं जब तक इसका नाम नहीं पता चलता। खैर अभी तोरो काकरू का मजाक बनाता है और उसके हिसाब से काकरू उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तोरो एक ग्रुप का लीडर है जिसका नाम था सेत्सुओ ग्रुप। तोरो के हिसाब से ये बात एकदम फर्जी है कि काकरू गैम्बल के दौरान किसी की जान भी ले सकती है। ये कहता है सिर्फ तुम्हारे वजह से मैं वहाँ से बच पाया, अगर काकरू यहाँ तक पहुँच भी जाए तो मैं उन्हें उनकी औकात दिखा दूंगा। शुई एसोसिएशन, मैं अब ये तुम पे छोड़ता हूँ। शुई एसोसिएशन के लोग इसको एश्योर करते हैं कि अगर वो लोग आए तो ये लोग उन्हें रोक देंगे। शायद से काकरू यहाँ आने वाली है। फिर हम देखते हैं कि इनके अड्डे पे कोई आया है। तोरो के आदमी उसे बताते हैं कि कोई रेफरी आया है, एंड तोरो शॉक हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि कोई किलर आने वाला है। तोरो के आदमी ये भी कहते हैं कि वो अकेला आया है और उसके पास कोई गन वगैरह भी नहीं है। तोरो उस आदमी को अंदर आने के लिए कहता है, फिर जब वो रेफरी अंदर आता है तब तोरो उससे काफी अच्छे से बात कर रहा था, एंड वो इस रेफरी को काकरू सान बुला रहा है। तोरो कहता है अगर आपके पास कुछ और है खेलने के लिए तो बताइए, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि आप यहाँ आए क्यों हो। एंड रेफरी की मूंछों से पता चल रहा है कि ये कौन है। शायद तुमने अभी तक गेस कर भी लिया हो। यस, इट्स आवर याकू हिकोइची। वैसे अभी तक उसोगी में सिर्फ 2 ही रेफरी देखने को मिले हैं, पता नहीं शायद आगे और मिले। एंड ये शुई एसोसिएशन के लोग हंस रहे होते हैं, पता नहीं क्यों। फिर तोरो कहता है कि कहीं आप इसलिए तो नहीं आए क्योंकि आप चाहते हो कि मैं अपनी लाइफ को एज वेजर यूज करूं। देखो मैं ऐसा फुद्दू काम नहीं करने वाला, तो एक एहसान करो और तुम मर जाओ। याकू खड़ा होता है और एक वेटर से एक एग रोल मांगता है, तो शायद ये लोग अभी एक रेस्टोरेंट में मीटिंग कर रहे हैं, एंड ये लोग फिर से याकू का मजाक बनाते हैं। याकू रिवील करता है कि वो यहाँ आज एक रेफरी बन के नहीं आया है। फिर वो उस एग रोल को अप्रिशिएट करता है। फिर वो बताता है कि वो आज एक कैरेक्टर बन के आया है। नहीं, ये वो वाला कैरेक्टर नहीं है। तुम जानते हो कि अगर रेफरीज के 2 काम होते हैं, एक तो गेम को सुपरवाइज करना और दूसरा डेट कलेक्ट करना। तो शायद तोरो ने एक गैम्बल में अपनी लाइफ को बेट पे लगाया होगा एंड हार गया होगा, इसलिए याकू यहाँ उसकी जान लेने आया है। खैर याकू अभी तोरो और उसके आदमियों पे गन पॉइंट कर देता है, लेकिन उसके पास गन आया कहाँ से? वेल, उसने वो गन वहीं रखे एक राइस बास्केट से निकाला था।
एंड गन देखने के बाद इन लोगों की सारी हंसी हवा हो जाती है। ये लोग याकू पे चढ़ने का ट्राई करते हैं, बट हम जानते हैं कि मॉर्टल कॉम्बैट में याकू कितना अच्छा है। याकू अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन लोगों को कूट देता है एंड उनको इजीली ओवर पावर कर देता है। पलक झपकते ही पूरी शुई एसोसिएशन तबाह हो जाती है। याकू यूजुअली हैंड टू हैंड कॉम्बैट का इस्तेमाल करके कलेक्शन करता था, लेकिन अभी वो थोड़ी जल्दी में, पता नहीं क्यों, एंड इसीलिए उसने गन यूज करी है। मुझे लगता है कि इसलिए जल्दी में क्योंकि वो वाला गेम देखने जा रहा है, सादोकुनी वाला। याकू तोरो से पूछता है कि क्या उसका कोई आखिरी विश है। तोरो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। याकू उससे कहता है कि जितना तुम अफोर्ड कर सको उतना ही बेट पे लगाओ। फिर याकू उसे भी खत्म करता है और वहाँ से जाने लगता है, और जाते जाते एक काफी तगड़ी बात कहता है। वो कहता है कि जो लोग अपनी जिंदगी में पैसों के अलावा कुछ और पाना चाहते हैं, जिसके लिए अपनी जान झोंकने के लिए भी वो लोग तैयार हो, सिर्फ उन लोगों की जिंदगी ही वैल्यूएबल होती है जो किसी गैम्बल में एज वेजर यूज करी जा सकती है, वरना खुद की जिंदगी तो एक सुअर भी बेट पे लगा सकता है। और चैप्टर यही खत्म होता है, और इसके साथ आज की वीडियो भी खत्म होती है। कमेंट्स में बताना कैसा लगा ये वाला पार्ट। और हाँ, जैसा मैंने बताया, हर हफ्ते न्यू वीडियोस आएंगी। फ्राइडे को फिक्स करते हैं एंड प्लीज सब्सक्राइब करो ताकि मैं इसको कंटिन्यू करते रहूं। बाकी मैंने एक नया मांगा शुरू किया है, किंगडम, वो भी जाके देखो। अभी उसका फर्स्ट चैप्टर डाला है मैंने, वो भी काफी अच्छी है, तो प्लीज जाके देखो। खैर, मैं मिलूंगा तुमसे अगले पार्ट में। टिल देन, पीस आउट।